गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अध्याय निर्धनता एक चुनौती को सामाजिक विज्ञानों की दृष्टि में निर्धनता से आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने निर्धनता क्या है, किसे कहते हैं, इसके कारक कौन कौन से हैं, इसको हम किस आधार पर मापते हैं, उसके लिए हमने निर्धारण जो गरीबी निर्धारण रेखा होती है उसके बारे में पढ़ा, एपीएल और बीपीएल के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। अब तक हमने समझा निर्धनता क्या है, निर्धनता के कारक कौन से हैं, गरीबी निर्धारित रेखा क्या होती है, एपीएल और बीपीएल क्या होता है। अब निर्धनता के हमारे पास बहुत पहलू थे, हमने कल भी उनके ऊपर चर्चा की थी। और सामान्यतः हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिन सूचकों का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से थे? आय और उपभोग से संबंधित थे। आय था 328 रुपये और 454 रुपये, और जो उपभोग का स्तर था जिसे हमने कैलोरी से मापा था 2100 रुपये से लेकर के 2400 रुपये। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण है जो निर्धनता से संबंधित है। उसमें हमने देखा था नंबर 1 पर तो हमने क्या लिया था, शिक्षा को लिया था कि जो व्यक्ति शिक्षित है या फिर जो व्यक्ति अशिक्षित है। दूसरा हमने क्या लिया था, कुपोषण को लिया था। तीसरा हमने बीमारी को लिया था, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा हमने पेयजल की जो समस्या थी, जो अवस्था है, उसको लिया हुआ था। अगर इन चीज़ों की कमी कहीं पर पाई जाती है जिस भी समुदाय के अंदर, जिस भी व्यक्ति के अंदर, तो हमें ये लगता है कि वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। तो दो ऐसे कारक है जो सामाजिक वैज्ञानिक है, उनकी दृष्टि में दो ऐसे कारक हैं जिससे हम निर्धन मानते हैं व्यक्ति को। एक तो होता है सामाजिक अपवर्जन। क्या होता है? सामाजिक अपवर्जन। और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है असुरक्षा। क्या होता है? असुरक्षा। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे सामाजिक जो अपवर्जन है वो क्या होता है। सामाजिक जो अपवर्जन है वो किसे कहते हैं? तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। सामाजिक अपवर्जन का मतलब ये होता है कि जिस समाज में मानव रहता है, जिस समाज में मानव रहता है, वहां वह उन दूसरे लोगों की तरह वस्तुओं व सेवाओं का उपयोग ना कर सके। वस्तुओं व सेवाओं का उपयोग ना कर सके जो एक अमीर आदमी करता है। जो कौन करता है? एक अमीर आदमी करता है। यानी कि उसे वो चीजें नहीं मिलती जो उसके परिवेश में रहने वाले दूसरे लोगों को क्या होती है, प्राप्त होती है। वो चीजें वो क्या नहीं कर पाता है, यूज नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सामाजिक अपवर्जन। यानी कि वो अपने आप को निकृष्ट मानता है। यानी कि वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहां उपयोग करने वाले जो लोग, अन्य वस्तुएं, उसके अनुसार जब वो उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो वो अपने आप को हीन समझता है। और ऐसी जो भावना होती है वो क्या कहलाती है उस मानव के लिए? सामाजिक अपवर्जन। क्या कहलाती है? सामाजिक अपवर्जन। और दूसरी जो बात आती है वो हमारे पास आती है असुरक्षा। असुरक्षा का मतलब यह होता है कि जब व्यक्ति समाज में अपने आप को असहाय महसूस करे और उसे कोई सहायता ना मिले, ऐसी स्थिति
असुरक्षा कहलाती है। यानी कि एक व्यक्ति गरीब है और वो अपने दैनिक जीवन की जरूरत पूरा नहीं कर पा रहा और उसे उसकी जरूरत पूरा करने के लिए सरकार या समाज की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही, तो वो अपने आप को असहाय महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है। तो अगर किसी समाज के अंदर इन दो परिस्थितियों में कोई मानव रह रहा है तो वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। जो सामाजिक वैज्ञानिक है, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा, ये दो चीजें किसी भी मानव के अंदर अगर है तो वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। अब असहाय महसूस करता है किसमें? अपनी जरूरत में। वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है, वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाता है, वो भूकंप या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसका सब कुछ बिखर जाता है। तो इस आधार पे वो व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या होता है? अक्षम होता है, पंगु होता है। तो जो व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से पंगु होता है उस व्यक्ति को सामाजिक वैज्ञानिक क्या मानते हैं? गरीब मानते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि निर्धनता रेखा। तो कल मैंने आपको निर्धनता रेखा के बारे में विस्तार से बताया था कि एक ऐसी निर्धारित आय रेखा जो न्यूनतम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों की क्या करती है? पहचान करती है। और यदि उस व्यक्ति का आय और उपभोग का स्तर, आय व उपभोग का स्तर न्यूनतम स्तर से गिर जाए, न्यूनतम स्तर से गिर जाए और अपनी मूलभूत आवश्यकता वो व्यक्ति क्या ना कर पाए? पूर्ण ना कर पाए, तो उस व्यक्ति को निर्धनता रेखा में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। और दोनों स्थान मैंने आपको बताए थे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर निर्धनता का जो निर्धारण किया जाता है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो भारत के अंदर जो हमने निर्धनता का जो निर्धारण किया है वो क्या है? उसकी खाद्य आवश्यकता, उसके कपड़े, उसके जूते, ईंधन, प्रकाश या चिकित्सा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं अगर वो पूरी नहीं कर पाता है, और इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में जो है, वो जो भौतिक जो वस्तुएं हैं उनको रुपयों में उनकी कीमत से हम क्या कर देते हैं? गुणा करते हैं। कितने रुपए में वो वस्तु मिलती है उतने से उसको क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। और निर्धनता रेखा का आंकलन करते समय हम क्या करते हैं? खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र जो वांछित होते हैं वो कौन से होते हैं? कैलोरी। यानी कि अनाज है, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर के इस आवश्यक कैलोरी की क्या की जाती है? पूर्ति की जाती है। तो वो मैंने आपको बता दी थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें तो कितनी होती है? 2400, और नगरीय क्षेत्र में कितनी होती है? 2100 रुपये। इसके अलावा आय मैंने आपको बता दी थी कितने रुपए थी? 328 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी में कितनी थी? 554 रुपये शहरी क्षेत्र में। और जब व्यक्ति इनको प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति किस में आ जाता है? गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है। और यहां आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था कि कुछ लोग ऐसे हैं, 5 सदस्यों वाला एक परिवार बताता है ग्रामीण क्षेत्र में। कितने सदस्यों वाला है? 5 वाला। और उसकी जो निर्धारित आय है वो कितनी बनती है? 4080 रुपये प्रति माह। और अगर इससे कम है, और जो शहरी क्षेत्र उसमें 5 सदस्यों की कितनी मूलभूत आवश्यकता कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5000 रुपये की होगी, न्यूनतम हम बता रहे हैं। अगर वो इतनी प्राप्त नहीं कर पाता है तो क्या आ जाएगा? वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगा। किससे नीचे आ जाता है? गरीबी रेखा से वो नीचे आ जाता है। इस तरीके की है। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये जो आंकलन हम करते हैं, ये जो आंकड़े हमारे पास आते हैं तो वो कौन लेके आता है? हमारे पास एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण सैंपल करने वाली एक संस्था है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये जो आंकड़े जुटाता है ये हमें ये संस्थान जुटा के देता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? NSSO। कई बार आ जाता है NSSO से आप क्या समझते हैं? तो पहले N से क्या बनेगा? नेशनल। दूसरे से क्या बनेगा? सैंपल। तीसरे S से क्या बने? दूसरे S से क्या बनेगा? सर्वे।
और ओ से क्या बनेगा, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है आंकड़े इकट्ठे करके हमें बताता है पूरे देश से। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। वो हमारे पास पॉइंट है कि निर्धनता का जो अनुमान है, तो वो तो हम किससे लगाते हैं, देश की जनसंख्या से लगाते हैं। तो अगर हम देश की जनसंख्या की बात करें तो भारत के अंदर 1993-94 में, किसकी, 93-94 के अंदर जो निर्धनता थी वो कितनी थी, 45% लोग निर्धन थे। 2004-05 में यानी कि 10 वर्षों के बाद इसमें गिरावट आई और तो कितने प्रतिशत हो गए, 37.2%। उसके बाद 2011 के अंदर जो जनगणना हुई उसमें ये प्रतिशत गिरकर कितना हो गया, 22। यानी कि 8% के अंदर हो सकता है कि 20% से कम लोग जो है भारत में गरीबी रेखा से क्या रहते हो, नीचे रहते हो। और धीरे धीरे जो है हम जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या को क्या करने में सक्षम हो रहे हैं, कम करने में सक्षम हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम 1973 की अगर जनसंख्या देखें, 1973 की अगर जनसंख्या देखें तो भारत की 55% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रहती थी। उसके बाद में अगर हम बात करें 1993 की तो ये घटकर कितनी हो गई थी, 36। और अगर हम 2000 की बात करें तो कितनी हो गई थी, 26। यानी कि 55 से हम कहां पर पहुंच गए थे, 2000 में 26 पर। यानी कि हमने 29% जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे उनको कहां पर शामिल कर लिया, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों में शामिल कर लिया। ये हमारे पास निर्धनता के जो है अनुमान है। ये आपको यहाँ एक तालिका दी गई है, इसको भी बहुत आसानी से आप दे सकते हैं, जिसके अंदर भारत में रहने वाले जो है गरीब लोगों की संख्या दी गई है। करोड़ों के अंदर ये संख्या है। शहर में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 1993-94 में, 2004-05 में, 2009-10 में और 2011-12 में। और 2011-12 के अंदर जो अनुपात है वो टोटल हमारे पास कितना है, 22% है। जबकि 93-94 में ये कितना था, 45%। यानी कि हम 50% लोगों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाने में क्या हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास असुरक्षित समूह। और असुरक्षित समूह अभी हमने बात की थी कि भारत के अंदर जो सभी सामाजिक और आर्थिक जो समूह है उन वर्गों के अंदर समानता नहीं है। क्योंकि बहुत से सामाजिक समूह जो है वो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक क्या है, असुरक्षित हैं। इसमें कौन लोग आते हैं, जो अपने आप को गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। इसमें कौन आते हैं हमारे पास, पहला तो हमारे पास आता है अनुसूचित जनजाति। कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो हमेशा गरीबी रेखा से क्या आते हैं, नीचे रहते हैं। अनुसूचित जनजाति, ये लोग जो है जंगलों में रहते हैं और इनकी जो निर्धनता जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या का भारत में वो कितना है, 51% लोग। यानी कि जो टोटल भारत में अनुसूचित जाति के जनजाति के लोग रहते हैं उसमें से 51% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। दूसरा हमारे पास जो वर्ग आता है वो अनुसूचित जाति का आता है। कौन सा वर्ग आता है, अनुसूचित जाति का वर्ग आता है। और इसके अंदर जो है 43% लोग, कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, 43%। और सबसे जो अंतिम हमारे पास आता है वो आता है भूमिहीन व मजदूर। और ये कितने प्रतिशत है, 50। यानी कि जो असुरक्षित समूह है हमारी सोसाइटी के अंदर वो 3 महत्वपूर्ण समूह है। अनुसूचित जनजाति समूह, अभी हम जो है असुरक्षित समूह के बारे में जान रहे हैं कि भारत के अंदर सामाजिक और आर्थिक रूप से विषमता है, उसके अनुसार कौन से वर्ग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे सबसे ज्यादा आते हैं, जो गरीबी से क्या है, प्रभावित है। उसमें अनुसूचित जनजाति 51%, अनुसूचित जाति 43% और भूमिहीन व मजदूर जो लोग हैं, या भूमि किसान है, या ढाबे पे काम करने वाले हैं, या कारखानों में काम करने वाले हैं, या मल ढोने वाले हैं, या बोझ ढोने वाले हैं, या सड़कों के ऊपर भीख मांगने वाले जो लोग हैं, वो संख्या कितनी है, 50%। ये लोग अपने आप को क्या मानते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। आप यहां इस डायग्राम से भी इन चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सर्वाधिक असुरक्षित यानी कि अनुसूचित जनजाति 43% अपने आप को जो है ये जाति प्रॉब्लम में क्रिएट करती पाती है। तो ये सामाजिक समूह है, इसमें और भी दी गई है
तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनुसूचित जो जनजातियों के लोग हैं उनकी संख्या अब धीरे धीरे जो है 11-12 में आकर के थोड़ी कम होना क्या हो गई है, शुरू हो गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर अंतर्राज्यीय असमानताओं की। किसकी बात करते हैं? अंतर्राज्यीय असमानताओं की। जो भारत है उसके अंदर जो भिन्न भिन्न राज्य है उनके अंदर भी जो है गरीबी अलग अलग स्तर की है। गरीबी क्या है? अलग अलग स्तर की है। वो कैसे है? 1970 के दशक की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो 28 उस समय के जो राज्य थे उन राज्य के अंदर जो निर्धनता है उसमें कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां निर्धनों की संख्या कम है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां निर्धनों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो आप बात कीजिए, यहां पर दिया हुआ है कि 2011-12 में 2011-12 के अंदर कुछ राज्य हैं जहां पर निर्धनता का अनुपात सबसे ज्यादा। उसमें कौन से राज्य आते हैं? उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा व बिहार भारत के, और इनके अंदर जो है क्रम से जो है कितनी कितनी मिलती है आबादी हमें। अगर हम बिहार की बात करें तो 33.7% दिया हुआ है, और अगर बिहार की बात करें और अगर उड़ीसा की बात करें तो कितना दिया हुआ है? 32.6। उसके बाद में एट प्रेजेंट में स्थिति जो है चेंज होगी। उड़ीसा भारत का क्या है, सबसे गरीब क्या बन गया है? राज्य बन गया है। और अगर इसकी अपेक्षा अगर हम बात हरियाणा की करें तो यहां निर्धनता की जो दर है वो सबसे कम है। पूरे भारत के अंदर जो निर्धनता की जो रेखा की जो अगर हम बात करें तो सबसे कम कहां पर है? पंजाब और हरियाणा में है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि उड़ीसा है, बिहार है, असम है, मध्य प्रदेश है, ये निर्धनता वाले राज्य है। जबकि कम निर्धनता वाले राज्य कौन से हैं? हरियाणा और पंजाब, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति की क्या है? ज्यादा है, क्योंकि यहाँ एक तो उपजाऊ मैदान है, सभी जो है किसान है उनके पास अपनी छोटी छोटी जोत है, यानी कि अपनी छोटी छोटी जमीनें हैं। इसके अलावा जो है निर्धनता के अंदर गिरावट के अंदर केरल के अंदर बहुत कम लोग हैं निर्धन है, क्योंकि ये पूर्ण साक्षर राज्य है। यहां पर सभी लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। पंजाब और हरियाणा की जो है कृषि दर क्या है? वो बड़ी उच्च है। कृषि दर क्या है? पंजाब और हरियाणा की उच्च है। पश्चिमी बंगाल के अंदर भूमि का सुधार किया गया है और इस कारण जो है वहां की निर्धनता भी कम करने में क्या हुए हैं? हम सफल हुए हैं। आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है उसकी भी जो गरीबी है उसको भी हम दूर करने में क्या हुए हैं? सफल हुए हैं। तो हमें इससे ये पता लगा कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर निर्धनता का जो स्तर है वो क्या है? अलग अलग है। बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य है वो सबसे निर्धन है, और पंजाब और हरियाणा जैसे जो राज्य है वो निर्धनता के अंदर क्या आते हैं? सबसे कम आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं निर्धनता जो है उसका जो वैश्विक जो परिदृश्य है वो क्या है। तो वैश्विक परिदृश्य के अनुसार एक व्यक्ति अगर 1.9 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करता है वो गरीब है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है वो किसको गरीब मानते हैं? जो 1.9 डॉलर नहीं कमा पाता है, यानी कि करीबन 2 के आसपास, यानी कि $2 अगर वो हर रोज का क्या नहीं कर पाता है, कमा नहीं पाता है, तो वो व्यक्ति किसमें आता है? गरीबी रेखा से क्या आता है? नीचे आता है। और अगर इस वैश्विक निर्धनता के अंदर 2015 के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है गिरावट आई है, और इसका जो आंकलन कौन करता है? विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक। किसी भी देश के अंदर कितनी निर्धनता होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उसका निर्धारण कौन करता है? विश्व बैंक करता है। उसकी यह परिभाषा है कि प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति करीबन लगभग $2 अगर नहीं कमा पाता है, इतना अगर अपने जीवन पे खर्च नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। और 1990 के अंदर ये जो आंकड़े थे ये 36% थे, और 2015 में ये आंकड़े गिरकर कितने हो गए? 10%। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो वैश्विक जो निर्धनता है, अन्य जो देश हैं उनके अंदर निर्धनता के क्षेत्र में क्या आई है? गिरावट आई है, और बहुत बड़े क्षेत्रीय भिन्नताएं भी मिलेगी।
क्यों मिलेगी? जिन देश के अंदर जो है तीव्र आर्थिक गति है, मानव संसाधन का विकास है, तो चाइना सबसे गरीब होता था, आज वो है अपनी गरीबी को क्या कर गया है? दूर कर गया है। किस वजह से? उसने अपने मानव का विकास किया। दक्षिण एशिया के जो पूर्वी जो देश हैं उनके अंदर निर्धनता में कमी आई है। चीन के अंदर आप देखिए 1981 में निर्धन लोगों की संख्या थी 88.3% और 2008 में ये गिरकर कितनी होगी? 2008 में 14.7%। 1981 में जहाँ चाइना के लोग गरीब कितने थे? 88%, और वो 2008 में गिर के कितने हो गए? 14। और अगर हम आज की अगर बात करें चाइना की, तो निर्धन लोगों की संख्या बिल्कुल समाप्त हो गई है। निर्धन लोगों की जो संख्या है वो बिल्कुल क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। 2015 में ये संख्या है 0.7%। यानी कि हम यह बात कर रहे हैं जो वैश्विक निर्धनता है वो क्या है। तो अगर इस वैश्विक निर्धनता के परिदृश्य को अगर हम देखें तो भारत के अंदर एट प्रेजेंट में 26 करोड़ लोग निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, जो किसी भी देश के अंदर रहने वाले गरीबों की क्या है? सबसे ज्यादा संख्या है। हालांकि भारत ने भी जो है निर्धनता का जो राष्ट्रीय अनुमान है उससे ज्यादा है। भारत ये चाहता था कि भारत में निर्धनता जो है वो कितनी रहे? 10% से ज्यादा ना बढ़े, लेकिन आज भी भारत के अंदर क्या है? 26% के आसपास लोग रहते हैं। ये आप आंकड़े यहां देख सकते हैं, टोटल भारत के दिए हुए हैं। बिहार 33% लोग, उड़ीसा 32, लेकिन अगर आप पंजाब की बात करें तो 8 और हरियाणा की बात करें तो 11.2, और टोटल भारत की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 22% लोग यहां पर क्या हैं? गरीब हैं। जबकि चाइना की बात करें तो वहां गरीबों की संख्या कितनी है? 0.7। और दूसरी बात यह भी होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य होता है उसमें जो गरीबी का निर्धारण किया जाता है वो अलग अलग होता है। वो कैसे होता है? अमेरिका के अंदर किस व्यक्ति को गरीब माना जाता है? जिसके पास कार नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में उस व्यक्ति को गरीब ही नहीं माना जाता जिसके पास क्या है? कार है। ठीक है, हम यहां पर किससे निर्धारण करते हैं? 328 रुपए अगर कोई कमा लेता है ग्रामीण क्षेत्र में, और 454 रुपए कहां पर कमा लेता है? शहरी क्षेत्र में। 2100 की कैलोरी शहरी क्षेत्र में और 2400 की कैलोरी कहां पर कर लेता है? पूरी ग्रामीण क्षेत्र में। तो गरीब नहीं है। लेकिन अमेरिका उसको नहीं मानता। अमेरिका ये मानता जिस आदमी के पास कार नहीं है वो गरीब है। तो अगर अब हम बात करें दूसरे क्षेत्र की, अफ्रीका की महाद्वीप की अगर बात करें, तो वहां पर 2005 के अंदर जो निर्धनता जो रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या थी वो कितनी थी? 51% थी, और ये घटकर 2015 में कितनी होगी? 41। और अमेरिका महाद्वीप की बात करें दक्षिणी की, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पुर्तगाल और स्पेन के नाविक सबसे पहले पहुंचे थे, उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया था। और वो जो भाषा बोलते थे पुर्तगाली और स्पेनिश, वो लैटिन परिवार की भाषाएं हैं। किस कौन से परिवार की भाषा है? लैटिन भाषा परिवार की। इसलिए इस महाद्वीप का नाम क्या पड़ा? लैटिन अमेरिका। तो यहां पर भी निर्धनता रेखा की जो परिभाषा वो मैंने आपको पहले बताती थी, करीबन करीबन $2। तो ये कुछ एक ऐसे देश दिए गए हैं जहां $2 से कम पाने वालों की संख्या। नाइजीरिया की बात करें तो 53% के आसपास। बांग्लादेश की बात करें 14.8, भारत से कम। भारत में कितने हैं? 22% लोग हैं। ये देखिए, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे की जो स्थिति है उसके अंदर कौन सा देश भारत से ऊपर है? तो वो कौन सा है? बांग्लादेश है। यहाँ पर बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, यहाँ पर विश्व बैंक के जो आंकड़े हैं, जो रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर, उनकी जो संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि जो गरीबी जो होती है, ये गरीबी जो है किन कारणों से आती है, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।